नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी के इस ऑनलाइन कोर्स में आज हम ला रखे हैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी का जनसंचार एवं जनसंचार के माध्यम। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं और इस सारे टॉपिक को आज हम यहाँ पे इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जनसंचार एवं जनसंचार के माध्यम में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संचार क्या होता है। देखो, संचार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है चर धातु से। चर का मतलब होता है चलना या पहुंचना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। अर्थात संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही क्या कहलाता है, आपका संचार कहलाता है। और जो माध्यम इन संचारों को यानी इन संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं उनको क्या कहते हैं, संचार माध्यम या जनसंचार माध्यम कहते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया संचार, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको ये समझनी होगी। उसके बाद हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं जनसंचार क्या होता है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अपनी तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको ईजी हो जाए समझने के लिए। तो आपको समझ के पढ़ना है और उसके बाद अपने नोट्स तैयार करने हैं। तो आपका इसी वीडियो में सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। देखो, जनसंचार क्या होता है, जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिकी माध्यम के जरिए समाज के एक विशेष वर्ग से संवाद कायम करते हैं तो उसे कहते हैं जनसंचार। यानी कि वो आदमी कोई क्या नहीं है, प्रत्यक्ष संवाद नहीं हो रहा है, यानी वो पास पास में क्या नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं दूसरे से। कोई आदमी दूर दूर बैठे हैं और उनको हमने क्या करना है, उन सभी तक संदेश पहुंचाना या समाचार पहुंचाना, तो इसी को कहते हैं जनसंचार। और वो हम किस माध्यम से पहुंचाते हैं, आपके किसी तकनीकी माध्यम से या यांत्रिकी माध्यम से। जैसे अखबारों से पहुंचा सकते हैं, रेडियो से पहुंचा सकते हैं, टेलीविज़न से पहुंचा सकते हैं, सिनेमा से पहुंचा सकते हैं, इंटरनेट से पहुंचा सकते हैं। तो ये सारे माध्यम है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कहीं दूर भी है तो उन तक हम क्या कर सकते हैं, अपने संदेशों को या समाचारों को क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो इसी को कहते हैं जनसंचार, यानी संचारों को जन जन तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, जनसंचार कहलाता है। अब हम बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, प्रमुख जनसंचार माध्यम। और अगर क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है और आपको ये अच्छे से समझना होगा। तो जनसंचार जो माध्यम है विशेषकर ये दो प्रकार के होते हैं, प्रिंट माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। प्रिंट माध्यम क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं मुद्रित माध्यम, यानी किसी चीज़ को छाप कर वो कहीं पहुंचाना, तो वो एक माध्यम हुआ प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम। मुद्रण करना, या आप अगर सरल भाषा में बोले तो किसी चीज़ को छापना, जैसे अखबार छापा जाता है, अखबार प्रिंट होता है, या अखबार का मुद्रण, ये हुआ आपका मुद्रित माध्यम या प्रिंट माध्यम। तो प्रिंट माध्यम जनसंचार माध्यम में सबसे पुराना माध्यम है। तो यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जनसंचार माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो वो है आपका प्रिंट माध्यम यानी मुद्रित माध्यम। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, जितने भी आपने देखा होगा पत्रिकाएं छपती है, समाचार पत्र छपते हैं, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, प्रिंट माध्यम यानी मुद्रित माध्यम में। अब देखो, जो मुद्रण की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, तो वो हुई थी चीन से। और सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस यानी छपाई खाने का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो ये होता जर्मनी के गुटेनबर्ग में। तो कई बार इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस बनी थी 1956 में, गोवा में खोली गई थी भारत की सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जरूर नोट करना है। और भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट, 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा कोलकाता से ये निकाला गया था। और प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र की बात करें तो वो था उदंड मार्तंड, जो कि 1826 में निकला था, और ये निकाला था पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था उदंड मार्तंड 1826 में, जो कि भारत का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक जो आपको याद करने हैं। तो ये तो हो गया प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब हम चलते हैं आगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन आते हैं, जो इलेक्ट्रिकल मीडिया माध्यम होता है, जैसे रेडियो हो गया, ये इलेक्ट्रिकल चीज़ है, टेलीविज़न हो गया, तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम रेडियो की बात कर लेते हैं। तो रेडियो क्या है, श्रव्य या ध्वनि माध्यम के अंतर्गत आता है।
जैसे अगर हम सिनेमा या टेलीविजन की बात करें तो वो आता है आपका श्रव्य दृश्य माध्यम, यानी जिसको आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। लेकिन जो रेडियो है ये आपका सिर्फ क्या है, श्रव्य या ध्वनि माध्यम है। यानी रेडियो को आप सिर्फ क्या कर सकते हो, उसमें समाचारों को सुन सकते हैं, उसमें आप समाचारों को क्या नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। तो रेडियो किसके अंतर्गत आ गया, आपका श्रव्य या ध्वनि माध्यम के अंतर्गत आता है। रेडियो और टीवी मूलतः एक रेखीय यानी लीनियर माध्यम है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेडियो और टीवी वो एक रेखीय यानी लीनियर माध्यम है, यानी क्या कर सकते हैं आप, रेडियो में जो समाचार चल रहा है या टेलीविजन यानी टीवी में जो समाचार चल रहा है तो उसको आप एक ही बार सुन सकते हो। उसको आप ऐसा नहीं कि आपने वो पीछे कर लिया। आपने देखा होगा ऑनलाइन जब क्या चल रही है, न्यूज़ चल रही है, तो उसको आपने मतलब जो एंकर बोल रहा है आपको ध्यान से सुनना पड़ता है, उसको आप पीछे नहीं कर सकते हैं। या रेडियो में भी यही सिस्टम है। लेकिन अखबार अगर आप पढ़ रहे हो तो अखबार को आप क्या कर सकते हो, कितनी बार भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी उसको शुरू कर सकते हो न्यूज़ पढ़ना। तो यही फ़र्क है अखबारों में और रेडियो और टीवी में। तो इसलिए रेडियो और टीवी क्या है, आपके एक रेखीय यानी लीनियर माध्यम है, जिसमें आप समाचार क्या कर सकते हो, एक ही बार आपको ध्यान से सुनना होता है, आप उसको बार बार पीछे नहीं कर सकते हो। अगर आपको समझना है तो आपको वो एक ही बार सुनना होगा, तब जाके समझना होगा। जैसे अखबार में क्या होता है, आप कितनी बार क्या कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेडियो और टीवी मूलतः एक रेखीय यानी लीनियर माध्यम है। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है कि जो रेडियो समाचार है, या चाहे वो अखबार समाचार हो या चाहे वो टेलीविज़न के समाचार हो, उनकी शैली क्या होती है। तो उन सभी की शैली मैक्सिमम क्या होती है, लगभग 90% समाचारों की शैली क्या होती है, उल्टा पिरामिड शैली होती है, यानी इन्वर्टेड पिरामिड। यानी उल्टा पिरामिड शैली से ही लगभग क्या है, 90% से ज़्यादा समाचार छापे जाते हैं या बोले जाते हैं। तो सभी समाचारों की, या आप बोल सकते हो कि रेडियो, अखबार या टेलीविज़न में जो समाचार आते हैं उनकी शैली क्या होती है, आपकी उल्टा पिरामिड शैली होती है। अभी मैं आपको इसी वीडियो में इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले थोड़ा रेडियो के बारे में और जान लेते हैं। तो रेडियो का आविष्कार हुआ था 1895 में, और किसने इसका आविष्कार किया था, जी मार्कोनी ने। और भारत में रेडियो सेवा कब से प्रारंभ हुई, तो वो हुई थी 1923 में, बम्बई से शुरू हुई थी, जो कि अब बम्बई है। और भारत का पहला रेडियो स्टेशन कब खोला गया, 23 जुलाई 1927 को, जिसका नाम था बॉम्बे रेडियो स्टेशन। 1930 में क्या हुआ, रेडियो स्टेशन का राष्ट्रीयकरण किया गया, और इसका नाम क्या रखा गया, भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया रेडियो स्टेशन का नाम। उसके बाद इसी भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदल कर क्या रखा गया, ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। कब रखा गया, 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदल कर क्या रखा गया, ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। और उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या रखा गया, फिर से आकाशवाणी रखा गया 1957 में। और आकाशवाणी के बारे में तो आपने सुना होगा। और आकाशवाणी की बात करें तो ये लगभग 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है आकाशवाणी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ज़रूर नोट करना है। और 1993 में आपका क्या हुआ, FM यानी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत की गई। एक और चीज़ आपको याद करनी है कि 1997 में क्या हुआ, इससे पहले जो रेडियो था वो किसके अंतर्गत आता था, यानी जो ये था आपका क्या था, ये आपकी आकाशवाणी, वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में थी। लेकिन 1997 में क्या हुआ, आकाशवाणी और दूरदर्शन को क्या किया गया, केंद्र सरकार के नियंत्रण से अलग कर दिया गया, और प्रसार भारती नामक संस्था इसको अब चलाती है। मतलब प्रसार भारती के माध्यम से चलाया जाता है अब आकाशवाणी और दूरदर्शन। यानी 1997 में इससे पहले पूर्ण रूप से सरकार के अंतर्गत आती थी या नियंत्रण में थी। तो 1997 में इसको सरकार के नियंत्रण से हटाया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको रेडियो के बारे में नोट करनी, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, जो कि सभी समाचार पत्रों में जितने भी समाचार होते हैं, या आपके रेडियो में या आपके टेलीविज़न में जो समाचार आते हैं, तो उनकी जो सभी की शैली होती है, सभी क्या होती है, उल्टा पिरामिड शैली होती है। उल्टा पिरामिड शैली क्या है, उल्टा पिरामिड शैली समाचार पत्र लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। तो सीधे आ सकता है एग्जाम में कि बताइए कि समाचार पत्र लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है, तो वो है आपकी उल्टा पिरामिड शैली। और जैसे मैंने आपको बताया, सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में, चाहे वो आपका रेडियो हो, चाहे वो आपका टेलीविज़न हो, चाहे वो आपका अखबार हो, 90% खबरें किस शैली में लिखी जाती है, उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। अब देखो उल्टा पिरामिड शैली की क्या होती है, 3 हिस्से होते हैं। यह है आपका उल्टा पिरामिड, और इसमें ये हो गया और ये हो गया। तो सबसे पहले होता है इंट्रो।
इंट्रो को क्या कहते हैं, मुखड़ा भी कहा जाता है। तो आ सकता है कि उल्टा पिरामिड शैली में 3 हिस्सों में सबसे पहला हिस्सा कौन सा है आपका, इंट्रो, या जिसको मुखड़ा या लीड भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंट्रो में खबर के मूल तत्वों को शुरू में 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है, या खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो उल्टा पिरामिड शैली है उसका जो इंट्रो होता है यानी मुखड़ा होता है, उसमें क्या होता है, क्लाइमेक्स छुपा रहता है। यानी उससे आप पूरी खबर के बारे में जान सकते हैं कि पूरी खबर में क्या होगा। तो अगर जिसको क्या होगा, जिसको टाइम नहीं है, तो अगर सिर्फ वो इंट्रो भी पढ़ेगा, जैसे आपने अखबार देख लिया, तो अखबार में जो सबसे ऊपर आपने देखी होगी हेडिंग टाइप की होती है, जैसे कोई समाचार है कि उस शहर में क्या हो गया, वहाँ पे आग लग गई और वहाँ पे इतने लोगों की जान चली गई। और उसके बाद खबर के बाद क्या होगा, नीचे डिटेल्स होगा कि कैसे वो जान गई, उसका क्या कारण था, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जो मुख्य जो 2-3 पंक्तियाँ बताई मैंने आपको, वो क्या है, आपकी इंट्रो या मुखड़ा है। तो इससे आपको क्या पता चल जाता है, लगभग सारी खबर के बारे में थोड़ा अनुमान हो जाता है कि खबर में क्या क्लाइमेक्स छुपा हुआ है। तो कुल मिला के एक तो आपको ये रखना है कि जो इंट्रो होता है वो खबर का मूल तत्व होता है, जो कि खबर के मूल तत्व के शुरू में होता है 2-3 पंक्तियों में, और ये खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है, और इसमें क्या होता है, क्लाइमेक्स छुपा रहता है। दूसरा जो हिस्सा होता है वो बॉडी होता है, जिसमें क्या होता है, समाचार का विस्तृत होता है, यानी जो खबर है उसके बारे में पूरी डिटेल्स इसमें होगी, और अंत में आ जाएगा समापन। तो कुल मिला के उल्टा पिरामिड शैली के 3 हिस्से कौन कौन से हैं, इंट्रो है जिसको मुखड़ा भी कहा जाता है, बॉडी और समापन। और जैसे मैंने आपको अभी बताया, उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमेक्स सबसे पहले होता है, यानी किस में होगा, वो इंट्रो में होगा, जबकि कहानी व कथा लेखन में क्लाइमेक्स नीचे होता है। यानी जब आप कहानी और कथा पढ़ते हो तो उसमें आपको जो मेन स्टोरी पता चलती है कि स्टोरी में हुआ क्या, वो सबसे अंत में पता चलता है। जब तक कहानी पूरी नहीं हुई तब तक आपको कोई भी क्लाइमेक्स या कोई भी रिजल्ट आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जो आपका उल्टा पिरामिड शैली है उसमें आपको शुरू में ही पता चल जाता है कि खबर में क्लाइमेक्स क्या होने वाला है। तो ये तो हो गया आपका उल्टा पिरामिड शैली, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेलीविज़न की। तो टेलीविज़न भी आपका किस में आ रहा है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहा है, और साथ ही साथ ये श्रव्य और दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। यानी इसको आप क्या कर सकते हो, टेलीविज़न को सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। तो श्रव्य एवं दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है, और आपका ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है ही टेलीविज़न। तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लॉगी बेयर ने 1925 में। इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, 1927 भी, क्योंकि जो टेलीविज़न का जो वर्किंग टेलीविज़न निकला था 1927 में निकला था। तो कई जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि टेलीविज़न का आविष्कार कब हुआ था, 1927 में हुआ था, लेकिन एक्चुअली जो आविष्कार हो गया था वो जॉन लॉगी बेयर ने 1925 में कर दिया था, और उसके बाद 1927 में पहला वर्किंग टेलीविज़न बनाया गया दुनिया का। और भारत में अगर टेलीविज़न की शुरुआत की बात की जाए तो 1959 में भारत में टेलीविज़न की शुरुआत मानी जाती है, और दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 1976 में। एक और चीज़ आपको नोट करनी है यहाँ पे, 1965 से भारत में विधिवत रूप से क्या हुआ था, टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी। यानी कंटिन्यूटी अगर आ गई टेलीविज़न में भारत में तो 1965 में आई थी, विधिवत रूप से यहाँ पे टेलीविज़न चलने लग गया था। लेकिन शुरुआत कब से हो गई थी, 1959 में हो गई थी भारत में। उसके बाद दूरदर्शन की शुरुआत 1976 में हुई थी, और पहला धारावाहिक कौन था, हम लोग, जो कि 1984 में निकला था। अब बात करते हैं टीवी खबरों के जो प्रमुख चरण होते हैं, विभिन्न चरण होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले होता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में लगभग आप सभी को पता होगा, लेकिन जिनको पता भी नहीं होगा उन्होंने सुना जरूर होगा खबरों में कि ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है, कोई बड़ी खबर या महत्वपूर्ण न्यूज़ कम शब्दों में तत्कालीन दर्शकों तक पहुँचाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। यानी जैसे तुरंत कोई बड़ी खबर आ गई तो उसका एक छोटा सा पॉइंट या कम शब्दों में दर्शकों तक वो पहुंचा दिया कि वहाँ पे ऐसा होने वाला है, या उस मीटिंग में ये निष्कर्ष निकाला गया है, तो उसको कहा जाता है ब्रेकिंग न्यूज़ या फ्लैश न्यूज़। कोई बड़ी खबर या महत्वपूर्ण न्यूज़ कम शब्दों में तत्कालीन दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, यानी बिल्कुल ये तत्कालीन पहुंच जाती है, तुरंत ये पहुंचाई जाती है, तो इसे कहा जाता है ब्रेकिंग न्यूज़ या फ्लैश। तो दोनों आपको नोट करना है, फ्लैश भी आ सकता है और ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ सकता है। उसके बाद दूसरा जो चरण है वो है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर क्या हुआ, देखो यहाँ पे समझते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके सरल भाषा में यहाँ पे समझाऊंगा। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते हैं, एंकर रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर दर्शकों को सूचना पहुंचाता है। आपने कई बार देखा होगा कि मतलब खबर जैसे
जब कोई भी कहीं पे कोई जो रिपोर्टर है वो जा रखा है तो उसको अभी वहाँ पे दृश्य नहीं मिल पा रहे हैं, तो तब तक वो मतलब वहाँ पे हुआ कि अपने अनुमान के हिसाब से रिपोर्टर क्या करता है, बताता है एंकर को, और फिर एंकर उस रिपोर्टर के माध्यम से अपने दर्शकों तक सूचना पहुँचाता है, लेकिन वहाँ पे जब तक कोई दृश्य नहीं मिले। यानी बिना दृश्यों की क्या करता है एंकर, रिपोर्टर के माध्यम से क्या करता है, दर्शकों तक सूचना पहुँचाता है। इसी को कहते हैं ड्राई एंकर। तीसरा होता है फोन इन। फोन इन से आप लगा सकते हो फ़ोन पे जानकारी देना, यानी जब रिपोर्टर घटना वाली जगह पर होता है, आपने कई बार देखो टीवी में जो न्यूज़ चैनल होते हैं उसमें रिपोर्टर क्या होता है, घटना स्थल पर गया हुआ होता है, और फिर उसमें जो एंकर होता है उस रिपोर्टर को कॉल करता है और फिर उसके माध्यम से दर्शकों तक क्या करता है, सूचना पहुंचाता है। तो इसे कहते हैं फ़ोन इन। जब रिपोर्टर घटना वाली जगह पर होता है तो एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचना दर्शकों तक पहुंचाता है, इसी को कहते हैं आपका फ़ोन इन। चौथा यहाँ पे एंकर विजुअल क्या होता है, तो जब किसी घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तो उन तथ्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है या पढ़ी जाती है, तो इसको कहा जाता है एंकर विजुअल। विजुअल का मतलब होता है कुल मिला के अब क्या होते हैं, पिक्चर्स प्राप्त हो गई या दृश्य प्राप्त हो गए हैं घटनाओं के, और उन दृश्यों के आधार पर, उन घटनाओं के आधार पर क्या करना है, समाचार या संदेश दर्शकों तक पहुंचाना, इसी को कहा जाता है एंकर विजुअल। पांचवा है एंकर बाइट। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो बाइट का मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा, यानी किसी खबर की पुष्टि के लिए एक उस खबर से संबंधित बाइट यानी वीडियो क्लिप या ऑडियो क्लिप। आपने कई बार उनको देखो, एंकरों को बोलते हुए वो बोलते हैं इसकी बाइट चलाओ, इसके हम बाइट चलाते हैं, इसके हमारे पास क्या है, बाइट है। यानी उनके पास क्या होता है, कोई सबूत होता है खबर के बारे में, या कोई वीडियो क्लिप होती है या ऑडियो क्लिप होती है, तो इसे कहा जाता है एंकर बाइट, या हिंदी में इसको कहते हैं कथन। किसी भी खबर की पुष्टि के लिए उस खबर से संबंधित बाइट यानी वीडियो क्लिप या ऑडियो क्लिप सुनाना या दिखाना, जिससे खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाए, तो इसे कहा जाता है आपका एंकर बाइट। छठा होता है यहाँ पे लाइव, यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। यानी आपने देखो रिपोर्टर सीधे घटना स्थल में जा रखा है और वहाँ से सीधे क्या कर रहा है, लाइव प्रसारण कर रहा है सीधे खबर का, तो उसे कहा जाता है आपका लाइव। और एक होता है एंकर पैकेज। पैकेज में लगभग काफ़ी चीज़ें आ जाती है, इसमें आपके पास सारे दृश्य होने चाहिए, फुटेज हैं घटना स्थल के, और बहुत सारे प्रमाणिक आपके पास क्या हैं, तथ्य हैं। यानी किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना, इसे कहते हैं एंकर पैकेज। इससे क्या होता है कि संबंधित घटनाओं के दृश्य, इससे जुड़े हुए लोगों की बाइट, ग्राफिक्स के जरिए सूचना दी जाती है। तो जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि किसी भी खबर के बारे में संपूर्णता जानकारी देना, किसके माध्यम से, आपके पास ग्राफिक्स भी हैं, पिक्चर्स भी हैं, फुटेज हैं घटना स्थल के, आपके पास क्या है, वहाँ पे जो घटना स्थल पे जो लोग थे जिन्होंने वो घटना देखी है, उनके पास आपके पास क्या है, उनकी बाइट है, यानी वीडियो क्लिप है, ऑडियो क्लिप है। तो लगभग आपके पास क्या है, खबर के बारे में संपूर्ण जानकारी है, उसको आप पेश कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं एंकर पैकेज। यानी एंकर के पास एक क्या है, पैकेज है घटना के बारे में। तो ये 7 विभिन्न चरण थे जो आपको क्या करना है, टेलीविज़न के बारे में, टीवी खबरों के बारे में नोट करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर बनेंगे तो यहीं से बनते हैं कई बार। तो यहाँ पे हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या पढ़ा, रेडियो और टेलीविज़न के बारे में बात की। अब हम थोड़ा ये जान लेते हैं यहाँ पे कि जो प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें क्या डिफरेंस है, किसमें क्या फ़ायदे हैं और किसमें क्या नुकसान है। तो अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें, जिसमें समाचार पत्र और पत्रिकाएँ आती हैं, तो उसमें फ़ायदे क्या हैं। तो एक तो उसमें स्थायित्व है शब्दों का, यानी शब्द उसमें स्थायी रूप से लिखे गए हैं और उनको आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, मतलब किसी भी पेज से आप खबर स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना, और एक खबर को आप कई बार पढ़ सकते हो और उसको अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप उसमें विश्लेषण करना चाहते हैं, कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं, तो वो आप आसानी से कर सकते हो। दूसरा फ़ायदा क्या है, जो प्रिंट मीडिया है उसमें लिखित भाषा का विस्तार और अनुशासन होता है। यानी जैसे कि जो आपने देखा होगा, जो टेलीविज़न हो गया या रेडियो हो गया, उसमें कभी कभी क्या होता है कि जो भाषा होती है वो अनुशासनहीन हो जाती है। आजकल टेलीविज़न में तो बहुत बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो एंकरों की क्या होती है, भाषा होती है, या जो रिपोर्टरों की भाषा होती है, वो अनुशासनहीन हो जाती है। लेकिन अखबारों में ऐसा देखने को नहीं मिलता, यानी प्रिंट मीडिया में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो प्रिंट मीडिया का ये भी फ़ायदा है। तीसरा अगर हम बात करें तो उसमें आप क्या कर सकते हो, प्रिंट मीडिया में यानी जो अखबार में यदि आप अखबार पढ़ रहे हो तो उसमें आप चिंतन कर सकते हो, विचार कर सकते हो, विश्लेषण कर सकते हो वहीं पर।
लेकिन टीवी और रेडियो खबरों में आप ऐसा कम कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे वो क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो लीनियर होती है, यानी एक रेखा होती है। आपको एक ही बार आपने क्या कर दिया, वो खबर सुन ली, उसके बाद तुरंत दूसरी खबर आ जाती है और आपको वो सुननी पड़ती है। न कि आप पहली खबर पे क्या कर सकते हो, एनालिसिस या विश्लेषण आप कर सकते हो। तो ये प्रमुख फ़ायदे थे आपके प्रिंट मीडिया के। और जो ये फ़ायदे थे, तो ये तो फ़ायदे हैं प्रिंट मीडिया के, लेकिन यही आपके क्या है, आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। अगर हम नुकसान की बात करें प्रिंट मीडिया के, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रिंट मीडिया होता है वो सिर्फ कौन पढ़ सकते हैं, जो साक्षर व्यक्ति होते हैं वही पढ़ सकते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये फ़ायदा है कि इसको कोई भी व्यक्ति सुन सकता है, देख सकता है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो पढ़ा लिखा यानी साक्षर है। और प्रिंट मीडिया का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि इसमें आप क्या नहीं कर सकते हो, रेडियो और टीवी की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते हैं। जबकि टीवी और रेडियो में आप क्या कर सकते हो, तुरंत घटी घटनाओं को प्रसारित कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फ़ायदा है, और जबकि ये प्रिंट मीडिया का क्या है, आपका नुकसान है। तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, किसमें कौन सा फ़ायदा है, किसमें कौन सा नुकसान है। तो एग्ज़ाम में तो ऐसा कम ही पूछा जा सकता है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ताकि आपको मतलब अगर आप अच्छे से समझते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे यहाँ पे याद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेट की। तो इंटरनेट को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटरनेट को ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहा जाता है, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। और अगर सब जो सूचना हो गई या आपकी समाचार तकनीकी हो गई, उसमें जो सबसे आधुनिक प्रणाली है तो वो कौन सी है, आपकी इंटरनेट है। यानी जनसंचार माध्यम में अगर सबसे आधुनिक प्रणाली है तो वो इंटरनेट है, जबकि सबसे पुरानी प्रणाली कौन है, वो प्रिंट मीडिया था। विश्व स्तर पर अगर इंटरनेट की बात की जाए तो इंटरनेट पत्रकारिता को तीन भागों में बांटा गया है। 3 दौर चले यहाँ पे इंटरनेट पत्रकारिता के विश्व लेवल पर। पहला दौर चला है 1982 से 1992 तक, दूसरा दौर 1993 से 2001 तक, और तीसरा दौर 2002 से अब तक चल रहा है। लेकिन भारत में ये स्थिति कुछ अलग है, क्योंकि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता कुछ देर में शुरू हुई। तो भारत में 2 दौर माने जाते हैं इंटरनेट पत्रकारिता के, जो कि पहला दौर शुरू हुआ था 1993 से 2002 तक, और दूसरा दौर शुरू हुआ था 2003 से, जो कि अब तक चला आ रहा है। तो इंटरनेट में इतनी चीज़ें आपको नोट करनी है कि ये सबसे क्या है, आधुनिक प्रणाली है। अगर आप इन दौरों को याद करना चाहते हो तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिनेमा की। तो सिनेमा क्या है, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। लेकिन एक और चीज़ है सिनेमा में कि ये सीधे तौर पर सूचना का प्रसारण नहीं करता है। ये क्या करता है, परोक्ष रूप से क्या करता है, सूचना का या संदेशों का प्रसारण करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिनेमा जनसंचार माध्यम में कैसे आ गया। आता है, बिल्कुल आता है। आपने देखो कई तरह की जो फिल्में बनती है, सिनेमा होते हैं, उसमें बहुत सारे संदेश छुपे रहते हैं, और दर्शकों तक सिनेमा के माध्यम से यानी फिल्मों के माध्यम से बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी पहुँचाई जाती है। कुछ फिल्में समाज के बारे में होते हैं, समाज को कैसा होना चाहिए, समाज की अच्छाइयों के बारे में होते हैं, समाज की बुराइयाँ दिखलाती है, ताकि संदेश पहुँच सके समाज में कि ऐसा होना चाहिए। तो कुल मिला के वो सीधे तौर पर तो नहीं पहुँचा रहे हैं। यानी जैसे खबरें होती हैं, या जैसे क्या है, टीवी और रेडियो हो गए, टेलीविज़न रेडियो हो गए, ये क्या करते हैं, यहाँ पे मतलब जो मीडिया होते हैं वो तो डायरेक्ट सीधे तौर पर क्या करते हैं, खबरों को पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। लेकिन सिनेमा क्या होता है, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन परोक्ष माध्यम से वो कहीं ना कहीं दर्शकों तक या जो सिनेमा देखते हैं उन तक क्या पहुंचा रहा है, कुछ संदेश पहुंचा रहा है। तो ये भी किस में आ गया, फिर आपका जनसंचार माध्यम में आ गया है। सिनेमा का आविष्कार हुआ था यहाँ पे 1883 में, और किसने किया था, ये थॉमस एल्वा एडिसन ने। और विश्व की जो पहली फिल्म थी वो थी द अराइवल ऑफ ट्रेन, 1894 में ये आई थी, द अराइवल ऑफ ट्रेन, जो कि विश्व की पहली फिल्म मानी जाती है। और ये कहाँ से निकली थी, फ्रांस से, ठीक है। और भारत की जो पहली मूक फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र थी, 1913 में आई थी। और भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी, आलम आरा, 1931 में। दोस्तों तो यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है लगभग। आज हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया जनसंचार व जनसंचार के माध्यम, जिसमें हमने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, रेडियो, पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सिनेमा हो गया, इंटरनेट, इन सब के बारे में चर्चा कर दी। और इस पर अभी एक और वीडियो आएगी जिसमें हम पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकारिता के प्रकार क्या होते हैं, किस प्रकार से वहाँ पे क्या लिखे जाते हैं, समाचार पत्र लिखे जाते हैं, पत्रिकाएं लिखी जाती हैं, उन पे भी चर्चा करेंगे। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको समझ में कितना आया इस वीडियो से,
कमेंट बॉक्स में इस बारे में राय ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।